हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर से संबंधित 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि वैद्युतशीलता क्या होती है। थर्ड टॉपिक होने वाला है आपेक्षिक वैद्युतशीलता किसे कहते हैं। साथ में हम समझेंगे आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के माध्यम से हम खाली वैद्युत आवेश के बारे में बात किया था, बहुत ही डिटेल में समझाया था। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है आज का कूलाम का नियम। क्या टॉपिक होने वाला है? कूलाम का नियम। तो एकदम डिटेल में समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। कूलाम का नियम क्या होता है और ये कहाँ कहाँ किस तरीके से लागू होता है पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार का मतलब होता है कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशित कणों को, यहाँ पे देखो, इस नियम के अनुसार दो आवेशित, आवेशित मतलब चार्ज पार्टिकल्स के मध्य, तो इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम के द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है तो उन चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हम किस नियम के अनुसार निकालते हैं? तो कूलाम के नियम के अनुसार। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम के अनुसार निकाला जाता है। अब ये कूलाम का नियम होता क्या है वास्तव में, उसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल आवेश, क्या इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझो ध्यान से, देखो ये जो नियम होता है, ये नियम है, ये बोलता है कि मान लो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक ना। एक मान लो ये Q1 है, एक मान लो यहाँ पे क्या है, Q2 है, ठीक ना। अब देखो ये जो नियम होता है, फोर्स जो होता है, इन दोनों कूलामों के, ठीक ना, इन दोनों कूलाम के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये जो मान लो कोई भी फोर्स इन दोनों कूलाम के दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो भी फोर्स होगा, एट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या आपका रिपल्सन फोर्स हो सकता है, जो वो फोर्स होगा वो क्या करेगा, दोनों चार्ज पार्टिकल से गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनली होगा। ठीक, उसके बाद इनके जो बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लो r है डिस्टेंस, तो r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात यानी कि 1/r के क्या होगा, प्रोपोर्शनली होगा, इस तरीके से। ठीक, ये आपका नियम बोलता है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइंड करोगे, यहाँ पे देखो कंबाइंड करके दिखाया गया है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। जब आप कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r² हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भाई, जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है c। यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे देखो c से डिनोट किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c, तो F बराबर क्या हो जाएगा, c Q1 Q2 अपान में r²। ठीक, इससे ही हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। F बराबर c Q1 Q2 अपान में r²। इसी नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। अब यहाँ पे समझते हैं c क्या है। आप लोग समझ गए कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, r क्या है। Q1 क्या है, चार्ज पार्टिकल है, Q2 क्या है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, r क्या है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, ये आपका r।
समझ में आ गया। एफ क्या है तो फोर्स है, इतना सबको समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे समझते हैं सी क्या है। तो जहाँ सी कूलाम नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक, माध्यम पे क्या होगा, ये सी का मान हमेशा चेंज होता रहेगा, डिपेंड होता रहेगा। समझ में आ गया। अब समझते हैं अगला टॉपिक, जो कि विद्युतशीलता, परमिटिविटी। ठीक, विद्युतशीलता क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं। तो किसी माध्यम का वह गुण, देखो किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके कारण, किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युतशीलता बोलेंगे। तो किसी माध्यम का वह गुण जिसके वजह से क्या करता है, दो आवेश, दो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स ले लो और इनके जो बीच का जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक ना, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, वो क्या होंगे, इसी की वजह से क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युतशीलता बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे समझो कि माध्यम की वैद्युतशीलता को किस से डिनोट करते हैं। इससे हम करते हैं एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे बनाते हैं, ठीक ना, एप्सिलॉन, ठीक ना। तो एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। जहाँ पे देखो यहाँ पे जो सी का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक ना। ये सी का मान होता है। और सी मैंने बता दिया क्या है, एक यहाँ पे नियतांक है, ठीक ना, एक यहाँ पे है क्या है, तो कूलाम का नियतांक है। अब यहाँ पे समझो कि निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, जो भी निर्वात की वैद्युतशीलता होगी उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक ना। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो कि जो यहाँ पे सी जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। और जहाँ से अब सबका मान रख दोगे, 1/4 पाई का मान और एप्सिलॉन का मान रख दोगे, तो सी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। सी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना, इतना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो डिटेल में आगे समझेंगे कि सी का मात्रक कैसे आया, ठीक ना, ये वाला चीज़ अभी आगे समझेंगे, थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं थर्ड टॉपिक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब आपेक्षिक वैद्युतशीलता मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। क्या रिलेटिव, तो रिलेटिव है तो इसलिए हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष, किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष वैद्युतशीलता को हम क्या करेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलेंगे। ठीक, अब देखो निर्वात, किसी भी माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो, ठीक ना, किसी माध्यम के निर्वात के सापेक्ष वैद्युतशीलता को हम क्या बोलेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो इसे हम डिनोट करेंगे ई मतलब एप्सिलॉन आर से या स्मॉल आर से डिनोट कर दो। आप एप्सिलॉन में क्या कर दो भैया, आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ई आर का मतलब कि एप्सिलॉन आर का मान जो निकल के आ जाएगा। और एप्सिलॉन आर क्या है, तो अपेक्षिक वैद्युतशीलता है। ठीक, और यहाँ से एप्सिलॉन का भी मान निकाल सकते हो कैसे, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, इस तरह। अब यहाँ पे देखो दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो कितना होगा, एफ आर। हम रिलेटिव फोर्स यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार किन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित होने पर वैद्युत लगने वाला वैद्युत बल। अब यहाँ पे क्या था, निर्वात था, मान लो यहाँ पे कोई हवा पानी नहीं था, लेकिन जैसे ही कोई हम यहाँ पे माध्यम लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, एप्सिलॉन खाली लगेगा, ठीक ना। एफएम जो भी कोई मीडियम लेंगे तो, ठीक ना, तो एफएम बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब इन दोनों को भी हम डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं कितना आता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो एफ आर डिवाइडेड बाई एफ एम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक ना। और यही एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। समझ में आ गया। तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी इसकी निकल के आ जाती है कि अर्थात दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल एवं इन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित होने पर लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। सबसे पहले एफ आर मतलब
रिलेटिव में हम क्या करेंगे, निर्वात में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, FM मतलब कि मीडियम में रखेंगे। तो निर्वात में रखने पर जितना फोर्स काम किया और मीडियम में रखने पर जितना फोर्स उन चार्ज के बीच काम किया, उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अपेक्षिक वैद्युशीलता एप्सिलॉन आर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अपेक्षिक वैद्युशीलता का मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है तथा अलग अलग माध्यमों के लिए इनका मान अलग अलग होता है। जैसे जैसे माध्यम चेंज करोगे वैसे वैसे इसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अलग अलग प्राप्त होता है। निर्वात के लिए इसका मान न्यूनतम तथा एक एवं धातुओं के लिए सर्वाधिक अनंत हो सकता है। सबसे पहले इनका मान 1 होता है, सबसे कम मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। लेकिन जैसे जैसे मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो इनका मान अनंत तक चला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो माध्यम यहाँ पे लिया गया है निर्वात, तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, तो 1 होगा, सबसे कम होगा। वायु के लिए, एयर के लिए 1.006 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जल के लिए 81 हो जाएगा, माइका के लिए 3 से 6 हो जाएगा, कांच के लिए 5 से 10 हो जाएगा, PVC पाइप के लिए 4.5 हो जाएगा और मेटल्स के लिए कितना हो जाएगा, सर्वाधिक मतलब इन्फानाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है, इसको समझना बहुत ही कंपलसरी है कि जल की पैरा वैद्युतांक 81 होती है, वाटर की पैरा वैद्युतांक कितना होता है, 81 होता है। निर्वात में बल का मान प्रबल होने के कारण सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, NaCl सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, परंतु इसे जल में घोल देने पर Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है, ठीक। और इसका मान क्या हो जाता है, इस यहाँ पे फोर्स का मान 1/81 गुना अधिक हो जाता है। अतः NaCl जल में घोल देने पर Na+ MCl- आयनों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि बल का मान यहाँ पे अत्यंत दुर्बल हो जाता है। अत्यंत दुर्बल कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे 81 था, ठीक ना, और यहाँ पे 1/81 के बराबर हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, यानी कम हो गया, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे एक नोट समझते हैं, बहुत ही बढ़िया नोट है, बहुत ही कंपलसरी वाला नोट है। कूलाम का नियम निम्न कंडीशन पे लागू होता है। कूलाम का जो नियम होता है निम्न परिस्थितियों पे लागू होता है। कौन कौन सा भाई, इसके 2 कंडीशन दिए गए हैं। सबसे जो पहला कंडीशन है कि आवेश बिंदुवत हो, आवेश बिंदुवत हो, आवेश का कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए और आवेश स्थिर हो, ठीक ना, आवेश स्थिर हो। तो सबसे पहले कूलाम का जो नियम होगा वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे जो पहला टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, वो आवेश बिंदुवत हो, आवेश का कोई ना कोई एक पॉइंट हो, ठीक ना, आवेश का कोई ना कोई एक पॉइंट हो और आवेश जो हो दोनों क्या हो, स्थिर आवेश हो, ठीक ना। मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था, स्थिर वैद्युतांक बताया था, स्थिर वैद्युतिकी, उसमें बताया था कि आवेश इसमें क्या रहेगा, हमेशा रुका हुआ होगा, ठीक ना, स्थिर आवेश होगा। तो जो कूलाम का नियम होगा 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आवेश बिंदुवत हो और आवेश स्थिर हो, ठीक, इतनी बात। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम के नियम के हिसाब से किस तरीके से इसका मात्रक आता है। तो यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ चार्ज, तो एम के सिस्टम में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम, ठीक। अब एक कूलाम की परिभाषा आप किस तरीके से निकालोगे, तो यहाँ पे समझो कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ये तो सभी लोग को पता हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, करना हमें ये है कि दोनों आवेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको सुपोज कर लेना है 1 मीटर। ये देखो Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर मान लो। क्या कर लो भैया, आप 1 मीटर मान लो। और Q1 और Q2 दोनों का जो चार्ज है, दोनों का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो आप 1 कूलाम मान लो। क्या मान लो, 1 कूलाम। ये इसका भी परिमाण 1 कूलाम और इसका भी परिमाण 1 कूलाम मान लो। तो दोनों आवेश का मान हमने 1 कूलाम ले लिया, 1 कूलाम, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने 1 मीटर मान लिया। तो जब देखो, जब यहाँ पे Q1 Q2 और R का मान रखोगे, ठीक ना, तो यहाँ पे F का मान कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये यहाँ पे फोर्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1 कूलाम की परिभाषा दे सकते हैं। अब यहाँ से देना आसान होगा, समझो कैसे। यदि 2 एक समान आवेश निर्वात में, कहाँ पे, निर्वात में, यदि 2 एक समान आवेश, 2 मैंने लिया ना, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, 2 आवेश लिया और दोनों का परिमाण क्या था, एक समान था। निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो तथा 9 × 10⁹ न्यूटन वैद्युत बल का मान अनुभव करे, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम के समान होगा।
1 कूलाम के समान होगा, इसके 1 कूलाम के समान होगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, 1 माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो मतलब कि 10⁻9 कूलाम, 1 पिको मतलब 10⁻12 कूलाम। इतनी ये बेसिक है। ठीक, अब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं कूलाम का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस सिस्टम में होता है स्टेट कूलाम, इसे क्या बोलते हैं, स्टेट कूलाम, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। AB कूलाम किसके नाम से, AB कूलाम। अब 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में। अब अदर यूनिट यहाँ पे समझ लेते हैं, EMU। EMU का फुल फॉर्म पूछता है पेपर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब अदर यूनिट में 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 EMU। EMU का मतलब बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम सबसे अंतिम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप। जो कूलाम का नियम होता है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कूलाम बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की होती है। देखो, जो भी कूलाम का जो फोर्स जनरेट किया जाता है वो इन दोनों चार्ज पे डिपेंड किया जाता है। मान लो ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज पे, यही दोनों चार्ज आपस में बताएंगे कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो भी कूलाम का नियम फोर्स जनरेट किया जा रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये दोनों चार्ज ही बताएंगे। समझ में आ गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी R होगी। आ गया समझ में। तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, मैंने कल भी बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से कि समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज ले लोगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन फोर्स जनरेट किया जाएगा। जबकि विपरीत आवेश आयन के मध्य क्या होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण मतलब एट्रैक्शन फोर्स, वो एक दूसरे को खींचेंगे अपने तरफ, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आवेश जब सेम रखोगे, सेम आवेश रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, सदिश रूप में कूलाम बल को निम्न प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। F वेक्टर F ले लो बराबर C Q1 Q2 अपन में R, और यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ पे R कैप ले लो, और यहाँ पे R कैप क्या होगा, तो कूलाम के नियम का यही सदिश रूप होता है। और R कैप यहाँ पे क्या है भाई, तो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसकी दिशा सदैव स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश की ओर निर्धारित की जाती है। अब स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश, यहाँ पे बात आती है स्रोत आवेश कहते किसे हैं, ठीक ना। तो स्रोत आवेश का डेफिनेशन यहाँ पे समझो क्या होता है कि बल आरोपित करने वाला आवेश, क्या, बल आरोपित करने वाला आवेश स्रोत आवेश, जबकि बल को अनुभव करने वाला आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। देखो, ऐसा आवेश जो बल को लगाएगा दूसरे वाले चार्ज पे, तो जो लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। ये हमारा आवेश जनरेट करेगा, ठीक ना। जैसे मान लो एक यहाँ पे आदमी है, ठीक, और यहाँ पे एक आदमी है। अगर आदमी ये इसको मारेगा तो ये हो जाएगा स्रोत आवेश, ये इसको अगर पीटेगा तो ये हो जाएगा, मारने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश। लेकिन जो दर्द का अनुभव करेगा उससे हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। समझ में आ गया ना, परीक्षण आवेश उसे बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R दिया गया है। यहाँ पे देखो Q1 है तो इसलिए अब देखो यहाँ पे R12 कैप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे Q2 है तो R21 कैप हो जाएगा, इधर जाएगा। तो अब एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना। तो फोर्स यहाँ पे होगा F12, फोर्स यहाँ पे होगा F21। तो यदि F21 बराबर Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे F21 क्या हो जाएगा भाई, Q2 पर, इस वाले Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल किया जा रहा है, ठीक। तो F1 पे क्या होगा, Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल अनुभव होगा। तब यहाँ पे देखो F21 जो होगा C Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, और यहाँ पे जो R21 कैप हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो आगे समझ लेते हैं कि F12
वेक्टर यहाँ पे लोगे तो सी Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर और R12 कैप ले लो। चूँकि अब यहाँ पे देखो R21 कैप और ये जो होगा इसका निगेटिव उल्टा हो जाता है, R12 कैप के उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो उल्टा हो जाएगा तो इसका मान रख दोगे तो फोर्स का भी मान क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। समझ में आ गया? ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है कूलाम के नियम का। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर चाहते हैं कि अगला मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।